मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। अगर आपको कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल पर हमेशा बेहतरीन कहानियां अपलोड होती है और रहेगी, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 1, पुनर्जन्म। वांग जियान, 25 वर्षीय, भारत। वह फैंटम की सभा का मुख्य सदस्य था। उसका जीवन अच्छा चल रहा था क्योंकि उसने भारत में सरकार के साथ संबंध बनाए थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि दुनिया में एक महामारी फैल गई और आदित्य को भी वह घातक वायरस लग गया। अपनी जान गंवाने से पहले वह 1 महीने तक आपातकालीन वार्ड में रहा। मृत्यु, यह एक ऐसी घटना है जिससे सभी प्राणी सहज रूप से डरते हैं। मृत्यु के डर के कारण ही वे अपने जीवित रहने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। मृत्यु से डरने का कारण सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है? क्या वे ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं? या क्या वे पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं? क्या वे एक जीवित प्राणी के रूप में अपने कर्म के आधार पर स्वर्ग या नर्क में जाते हैं? सब कुछ अज्ञात है। यह अज्ञात का डर ही है जो सभी प्राणियों को मृत्यु से डरता है। आदित्य भी ऐसे ही लोगों में से एक था जो मृत्यु से डरता था। उसने जीवित रहने के लिए हर तरह के तरीके आजमाए। उसने अपने इलाज पर ज्यादातर पैसे खर्च कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य से इससे उसकी अपरिहार्य मृत्यु में देरी ही हुई। हालांकि मरने के बाद भी वांग जियान को बेचैनी का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं और तेज रोशनी से अंधा महसूस किया। आदित्य ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ सेकंड बाद फिर से कोशिश की। हालांकि आदित्य ने बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बहुत जल्द उसकी दृष्टि तेज रोशनी के अनुकूल हो गई और वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। आदित्य ने चारों ओर देखा और पाया कि वह भूरे पत्थरों और तख्तों से बने एक बड़े कमरे में था। बिना एयर कंडीशनर के भी कमरा काफी ठंडा लग रहा था। छत पर एक छोटी सी खिड़की थी जिससे कमरे में रोशनी आ रही थी। ये कौन सी जगह है? आदित्य ने सोचा। इसी समय उसके सिर में तेज दर्द हुआ। इस तेज दर्द के साथ बहुत सारी विदेशी यादें भी थीं। आदित्य हैरान था क्योंकि उसे उन यादों को देखने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नहीं, सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन यादों को अनुभव करना। 20 सेकंड में वांग जियान ने 20 साल की यादों का अनुभव किया। मैं दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। लेकिन ये क्या बकवास है? आदित्य मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसका उत्तेजित होना स्वाभाविक ही था। उसके पास जो शरीर था वह अनंत रहस्यमय साम्राज्य के 7वें राजकुमार का था। उसका नाम भी आदित्य रॉय था। आदित्य एक आकर्षक युवक था जिसके चेहरे की विशेषताएं बहुत ही आकर्षक थीं। उसके चांदी जैसे बाल एक अनोखी और मनमोहक विशेषता थी जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी नीली आंखें समुद्र की तरह चमकती थीं और उसके तेज दिमाग को दर्शाती थीं। उसकी सुस्पष्ट जबड़े की रेखा और सीधी नाक उसके आकर्षक रूप को और भी निखारती थी, जिससे वह भीड़ से अलग दिखाई देता था। उसके चारों ओर एक करिश्माई आभा थी और उसका आत्मविश्वास भरा व्यवहार उसकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का सबूत था। हालांकि इस आदित्य में बहुत कम या बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं थी और वह अक्सर राजधानी में उपद्रव मचाता था। कई बार आदित्य ने 2 प्रतिष्ठित संप्रदायों के महान बुजुर्गों को भी नाराज कर दिया था। इस प्रकार सम्राट ने आदित्य को अनंत रहस्यमय साम्राज्य के बाहरी इलाके में निर्वासित कर दिया। हालांकि आदित्य ने अपने पद का इस्तेमाल इस क्षेत्र का स्थानीय अधिपति बनने के लिए किया। उसने हर तरह के अत्याचार किए, जैसे कि उसे अपमानित करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालना, सुंदरियों को अपने साथ सोने के लिए मजबूर करना, रिश्वत लेना और यहाँ तक कि अपने नागरिकों की संपत्ति जब्त करना। स्थानीय सेना और डाकुओं ने आदित्य का समर्थन किया क्योंकि उन्होंने उसका पीछा करके बहुत सारा धन कमाया। उन्होंने किसी को भी क्षेत्र छोड़ने और सम्राट से शिकायत करने से रोका। खैर, 1 या 2 लोग फिर भी उनकी जांच से बच जाते थे, लेकिन आदित्य की मां राजधानी में उन व्यक्तियों से निपटती थी। वे सभी आदित्य की तानाशाही के आदी हो चुके थे क्योंकि राजधानी से कोई सहायता नहीं मिलती थी। अभी 1 महीने पहले आदित्य शहर में घूमते हुए एक सुंदरी से मिला। उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। उसी समय लगभग 16 साल का एक युवक आगे बढ़ा और उसके आदमियों से लड़ने लगा। उसके पास कोई साधना नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें काफी परिष्कृत लग रही थीं। फिर भी इस युवक के लिए बिना साधना वाले 3 साधकों से लड़ना असंभव था। थकावट के कारण उसकी हरकतें सुस्त हो गई थीं और वह बार बार वार करता रहता था। उसी समय उस युवक के बगल में बैठी सुंदरी तुरंत आदित्य के पास पहुंची और अपने दोस्त को न मारने की विनती की। उसने बदले में कुछ भी करने का वादा किया। ये वादा सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक मनहूस मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उस सुंदरी की थोड़ी पकड़ी और बोला, बहुत अच्छा। अगर तुम मेरी दासी बन जाओगी तो मैं उसे जीवित रहने दूंगा। तुम्हें उससे सारे संबंध तोड़ देने होंगे। हाँ, सुंदरी ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया। आदित्य जल्द ही उस सुंदरी के साथ चला गया। वह स्वाभाविक रूप से उस युवक को गुप्त रूप से मारने के लिए कुछ हत्यारों को भेजना नहीं भूला। हालांकि यह अजीब बात थी कि उसके हत्यारे वापस नहीं आए।
आदित्य ने मामले की जांच करने की कोशिश की और जल्द ही पता चला कि युवक का शरीर भी गायब हो गया था। कुछ समय तक खोजने के बाद उसने उस युवक को छोड़ दिया। वह उस युवा सुंदरी में अधिक रुचि रखता था। उसका नाम प्रिया सिंह है। इससे पहले कि आदित्य खुद को उसके साथ जबरदस्ती कर पाता, उसके एक सलाहकार ने कहा, सर, इस महिला के पास जन्मजात ऊर्जा पोत है। इसका मतलब है कि जो कोई भी उसका शरीर ले लेगा वह उसकी सारी साधना और प्रतिभा को अवशोषित कर लेगा। अगर आप अभी उसका शरीर ले लेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। ये स्पष्टीकरण सुनकर आदित्य रुक गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसके सलाहकारों ने कहा, महामहिम, ये सबसे अच्छा होगा कि हम उसे आत्मा क्षेत्र में पहुंचा दें, इससे पहले कि आप उसका शरीर ले लें और उसकी सारी साधना और प्रतिभा को अवशोषित कर लें। इस विधि के माध्यम से आप तुरंत आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकते हैं या यहाँ तक कि मूल क्षेत्र में भी पहुंच सकते हैं। आदित्य इस विचार से काफी प्रभावित हुआ। उसकी साधना प्रतिभा औसत थी, इसलिए उसे मूल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए जबरदस्त संसाधनों और असाधारण साधना तकनीक की आवश्यकता थी। 10 साल से अधिक समय तक साधना करने के बाद भी आदित्य की साधना मुश्किल से आत्मा क्षेत्र में पहुंच पाए। इस बीच उसके भाई बहन उससे कम संसाधनों का उपयोग करते हुए पहले ही मूल क्षेत्र में पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन भी उसकी साधना से कहीं आगे निकल गए। इस प्रकार आदित्य को अनंत रहस्यमय साम्राज्य के शाही परिवार में कचरा माना जाता था, और यह एक कारण था कि सम्राट उसका पक्ष नहीं लेता था। यह अच्छी बात थी कि उसकी मां सम्राट की प्रिय उपपत्नी में से एक थी, अन्यथा आदित्य की हालत और भी खराब होती। किसी भी मामले में वांग जियान ने प्रिया पर खुद को मजबूर करने से पहले इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच प्रिया को कड़ी निगरानी में खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 मूल क्षेत्र के योद्धा उस पर कड़ी नजर रखते थे। अभी 1 हफ्ते पहले प्रिया सिंह के बचपन के दोस्त की खबर आई। उसका नाम राहुल मित्तल है और उसे आखिरी बार आदित्य रॉय के क्षेत्र में आदिवासी लोगों से संपर्क बनाते हुए देखा गया था। ये जनजातियां जंगलों में रहती थीं और आदित्य रॉय के अधीनस्थों का वध करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल करती थीं। वे ही एकमात्र लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में आदित्य रॉय के शासन का विरोध करने का साहस किया। राहुल मित्तल की खेती पहले ही आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, जबकि उसका युद्ध कौशल मूल क्षेत्र के साधक से भी मुकाबला कर सकता था। उसकी तेज खेती ने आदित्य रॉय और उसके अधीनस्थों को चकित कर दिया और उन्होंने किसी भी कीमत पर राहुल मित्तल को मारने का मन बना लिया। दुर्भाग्य से लिन फैंग को मारने के उनके प्रयास विफल हो गए और उन्हें भारी नुकसान भी हुआ। और आज जब आदित्य रॉय सो रहे थे तो एक और आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। वांग जियान के शरीर की मूल आत्मा ने विरोध किया, लेकिन किसी कारणवश उसे शीघ्र ही निगल लिया गया। अध्याय 2 स्थिति और विश्वसार। आदित्य अपनी वर्तमान स्थिति को समझते ही अवाक रह गया। ये स्थिति क्या है? अगर यह जारी रहा तो मैं एक नायक से लड़ूंगा। आदित्य जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह नायक के लिए एक कदम बन जाएगा और उसे शांत रहने में मदद करेगा। वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं चाहता था। जब वह इस स्थिति से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था तो उसने अपने सिर में एक यांत्रिक आवाज सुनी। आत्माओं का विलय पूरा हो गया है। वह कौन था? आदित्य ने जोर से पूछा। नमस्कार गुरु, मैं आपकी आत्मा का एक हिस्सा हूँ। दिलचस्प, आदित्य ने बड़बड़ाया। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? गुरु, मैं भाग्य बिंदुओं का उपयोग करके आपको और अधिक कौशल विकसित करने और सीखने में मदद कर सकता हूँ। आदित्य ने यह वर्णन सुनते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं। यह एक प्रणाली के समान भयानक लगा। चलो इसे आजमाते हैं। मेरी स्थिति प्रदर्शित करें। हाँ मास्टर। नाम आदित्य रॉय। आयु 20 वर्ष। भाग्य अंक 100। साधना आत्मा क्षेत्र का पहला चरण। कौशल मूल मुट्ठी, विनाश की किरण और रहस्यवादी बल। रक्त रेखा शैतान रक्त निष्क्रिय। शारीरिक बनावट अराजक यांग शरीर निष्क्रिय। आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर 3 सितारा आत्मा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आदित्य ने अपनी स्थिति स्क्रीन को देखते ही एक आह भरी। इस दुनिया में साधना के 9 स्तर थे। सच्चा क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, मूल क्षेत्र, प्रभु क्षेत्र, राजा क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र, संत क्षेत्र, अमर क्षेत्र, पारलौकिक क्षेत्र। अनंत रहस्यमय साम्राज्य में सम्राट क्षेत्र के केवल कुछ साधक हैं और वे सभी शाही परिवार के लिए काम करते हैं। आदित्य के पिता सम्राट भी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इस दुनिया में सभी साधक सच्चे क्षेत्र से साधना शुरू करते हैं। वे अपनी सच्ची क्यूई विकसित करते हैं और धीरे धीरे इस क्षेत्र में इसे मजबूत करते हैं। आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद वे अपनी आत्मा को जागृत करते हैं। वे जिस आत्मा को जागृत करते हैं वह उनकी आत्मा का आकार है। यह एक जानवर या एक उपकरण आत्मा के रूप में एक आत्मा हो सकती है। इस प्रकार आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक साधक अपनी आत्मा के अनुरूप अपनी साधना तकनीक बदल लेता है। दुर्भाग्य से आदित्य के लिए वह शाही महल से निर्वासित होने के बाद आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गया। वह अब शाही महल में अपनी आत्मा के अनुकूल शानदार साधना तकनीकों की तलाश नहीं कर सकता था। वास्तव में आदित्य अपनी मां से उसे एक साधना तकनीक भेजने के लिए अनुरोध कर सकता था। सम्राट से इसे छिपाते हुए उसकी मां के लिए एक साधना तकनीक भेजना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह ऐसा कर सकती थी। हालांकि आदित्य ने यह जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आत्मा कुछ खास प्रभावशाली नहीं थी। ये केवल एक 3 सितारा आत्मा थी और इसमें बहुत अधिक क्षमता नहीं थी।
वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ इतने छोटे से काम के लिए खुद को जोखिम में डाले। सिस्टम भाग्य बिंदु क्या हैं? मैं उन्हें कैसे अर्जित करूं? आदित्य ने पूछा क्योंकि उसने अपनी स्थिति स्क्रीन में इस श्रेणी को देखा था। मास्टर, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति विश्वसार के एक हिस्से के साथ पैदा होता है। ये विश्वसार उनके भाग्य को परिभाषित करता है। हालांकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो विश्वसार के एक विशेष हिस्से के साथ पैदा होते हैं। वे नायक, नायिका, अधीनस्थ और खलनायक हो सकते हैं। भाग्य बिंदु अर्जित करने के लिए मास्टर को महान प्रोविडेंस वाले इन व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करना चाहिए। इस विधि के माध्यम से आप उनके भाग्य को खत्म कर सकते हैं। एक बार उनका भाग्य समाप्त हो जाने के बाद उन्हें अब दुनिया की सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। ये वर्णन सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। क्या ये सिस्टम मुझे किसी नायक के खिलाफ लड़ाई करने का सुझाव दे रहा है? भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने से आपका क्या मतलब है? क्या यह नकारात्मक होना चाहिए? आदित्य ने पूछा। भावना का प्रकार मायने नहीं रखता, केवल आवश्यकता यह है कि यह पर्याप्त तीव्र होनी चाहिए। आदित्य इस विवरण को सुनकर संतुष्ट हो गया। यह अफसोस की बात होगी अगर उसे सभी नायिकाओं को मारने के लिए मजबूर किया जाए। आदित्य ने अचानक आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि यह विचार उसके दिमाग में आया। दिलचस्प है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने में इतना अनिच्छुक हो जाऊंगा। क्या यह मेरी आत्मा का इस बदमाश के साथ विलय का प्रभाव है? खैर, जब तक यह मुझे बहुत ज्यादा बाधा नहीं डालता तब तक ये ठीक होना चाहिए। आप डेस्टिनी पॉइंट्स के साथ वास्तव में क्या कर सकते हैं? आदित्य ने पूछा। अगर उसे किसी नायक के खिलाफ लड़ना था तो उसे ठीक से पता होना चाहिए कि वह क्या करने में सक्षम है। डेस्टिनी पॉइंट्स का उपयोग करके सिस्टम मास्टर को कौशल सीखने और महारत हासिल करने में सहायता कर सकता है। मास्टर की काया और रक्तरेखा को सक्रिय या रूपांतरित करना, मास्टर की खेती बढ़ाना, आत्माओं को मिलाना, जड़ी बूटियों को मिलाना, जहर बनाना, विरोधियों का विश्लेषण करना। सिस्टम शॉप में क्या है? इसके अलावा शुरुआती पैकेज खोलें। मुझे इसे देखने दें, आदित्य ने कहा। एक उत्साही उपन्यास पाठक के रूप में वांग जियान एक सिस्टम के मूल गुणों से परिचित था। वह जानता था कि प्रत्येक सिस्टम में एक सिस्टम मॉल या एक दुकान होती है। वे शुरुआती पैकेज भी प्रदान करेंगे। मास्टर, कोई सिस्टम शॉप या शुरुआती पैकेज नहीं है। ये कथन सुनते ही आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे ये कोई घोटाला है। मास्टर, सिस्टम आपकी आत्मा का एक हिस्सा है। मेरी क्षमताएं केवल आपकी क्षमता को पहचानने में मदद कर सकती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो आपकी क्षमता से परे हो। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी क्षमता? उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम की क्षमताएं उसकी क्षमता से संबंधित होंगी। आदित्य इस सिस्टम का उपयोग कैसे करना चाहिए इस बारे में विचार मंथन करते हुए गहरी सोच में पड़ गया। बहुत जल्द उसके दिमाग में एक चतुर योजना उभरी। अगर पिछली दुनिया के उसके प्रतिद्वंद्वी आदित्य के चेहरे को देखते तो उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता। वे जानते थे कि इस चेहरे के भाव का मतलब है कि वह किसी को बुरी तरह धोखा देने वाला है। अध्याय 3:3 कुल। आदित्य ने प्रिया से मिलने का फैसला किया। इस समय वह आदित्य की हवेली के भीतर एक बड़े हॉल में साधना कर रही थी। भले ही उसने 1 महीने पहले साधना शुरू की थी, लेकिन वह पहले ही सच्चे क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच चुकी थी। स्वाभाविक रूप से ये सब इसलिए था क्योंकि आदित्य ने उसे अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए कई संसाधन प्रदान किए थे ताकि वह जल्दी से उसके साथ रात बिता सके और उसकी साधना और प्रतिभा हासिल कर सके। प्रिया को आदित्य से बहुत नफरत थी। वह उसे मारना चाहती थी। हालांकि उसने उस इच्छा को अपने दिल में गहराई से दबा रखा था। उसने आदित्य के सलाहकार की बातें सुनी थीं और अपने दिमाग में एक योजना बनाई थी। वह आदित्य के अधीन होने का नाटक करेगी और जब वह उसके साथ रात बिताने आएगा तो उस पर हमला करेगी। वह उसे नपुंसक बना देगी और उसे फिर से एक युवती के जीवन को नष्ट करने से रोकेगी। आदित्य को मारने के बाद प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की योजना बनाई, और अगर वह भाग नहीं सकती थी तो वह आत्महत्या करना चुनती। उसकी योजना काफी अच्छी थी। दुर्भाग्य से आदित्य के शरीर के मालिक बदल गए थे। जब आदित्य ने प्रिया की ओर देखा तो उसे एक बहुत ही सुंदर 17 वर्षीय महिला दिखाई दी जिसके लंबे काले बाल थे जो उसकी पीठ पर लहरों की तरह लहरा रहे थे। उसकी आकर्षक चॉकलेट भूरी आंखें गहरी और मनमोहक थीं जो रहस्य और साजिश की हवा बिखेर रही थीं। लेकिन यह उसका प्रभावशाली बस था जो अक्सर कई लोगों को अवाक कर देता था, एक आकर्षक नज़ारा जिसे अनदेखा करना मुश्किल था। उसकी त्वचा गोरी थी और उसका फिगर पतला और टोन था जिसमें सभी सही जगहों पर कव थे जो उसे एक आकर्षक और कामुक आभा प्रदान करते थे। अपनी आंखें नीचे करके उसने देखा कि उसकी छाती सांस लेते समय ऊपर नीचे हो रही थी। उसका उभरा हुआ बस्ट वांग जियान को अपराध करने के लिए लुभा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य शांत हो गया। एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में उसने सोचा, पृथ्वी पर वह एक बड़ी प्रशंसक फॉलोइंग वाली प्रभावशाली व्यक्ति बन गई होगी। दुर्भाग्य से वह इस दुनिया में है जहां सुंदरता गौण है जबकि ताकत और स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें खोलो प्रिया, आदित्य ने आज्ञाकारी स्वर में आदेश दिया। यह आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई। जब तक आदित्य बोला नहीं था तब तक उसे एहसास भी नहीं हुआ था। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि आदित्य उसके सामने खड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह स्वाभाविक रूप से चौंक गई।
पिछले महीने के दौरान आदित्य ने प्रिया की साधना में बाधा न डालने का ध्यान रखा। प्रिया ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आदित्य उसके साथ सोना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके उसकी साधना को चुराना चाहता था। यह मेरा घर है, मैं जब चाहूं यहाँ आ सकता हूँ, आदित्य ने प्रिया के पास आते ही बेपरवाही से कहा। प्रिया सहज रूप से पीछे हट गई और बोली, जबकि उसकी आवाज़ डर और गुस्से से कांप रही थी, तुम मेरी साधना में बाधा डाल रहे हो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं जितनी जल्दी हो सके आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच जाऊं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए प्रिया के गाल पर अपनी हथेली रखी और उसे सहलाया। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी जल्दी में हो। अगर ऐसा है तो हम अभी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूँ। क्या ये हास्यास्पद है। बधाई हो होस्ट, आपने नायिका सू जियान को सफलतापूर्वक डरा दिया है। आपको 10 भाग्य बिंदु प्राप्त हुए हैं। आदित्य ने यह आवाज़ सुनकर मन ही मन मुस्कुराया। उसकी रणनीति काम कर सकती थी। प्रिया की आंखों में नजर थी कि वह आदित्य को मारने के लिए कुछ भी कर सकती है। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, अब से तुम्हें अपनी साधना बंद करनी होगी और मेरी सेवा करनी होगी। मैंने तुम्हें एक नौकरानी के रूप में भर्ती किया था, लेकिन तुमने मुझे एक कप चाय भी नहीं दी। क्या ये बर्बादी नहीं है? उसका लहजा जोरदार था, क्योंकि वह शिकायत सुनने के मूड में नहीं लग रहा था। उसके पास बहुत कम समय था, इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। इस बीच प्रिया इस आदेश से हिल गई। आदित्य को सजा दिलाने की उसकी योजना विफल हो गई। आदित्य ने अपना सिर घुमाया और हॉल से बाहर चला गया। जल्द ही एक नौकरानी हॉल में आई और नौकरानी के तौर पर प्रिया को उसके कर्तव्यों का मार्गदर्शन करने लगी। प्रिया को बहुत अपमानित महसूस हुआ क्योंकि उसे उन कर्तव्यों को सीखने के लिए मजबूर किया गया था। नौकरानी ने प्रिया को सिखाते समय स्वाभाविक रूप से विनम्रता नहीं दिखाई। उसने प्रिया को 2 बार थप्पड़ भी मारे। इस बीच आदित्य खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसे सिस्टम से डेस्टिनी पॉइंट अर्जित करने के बारे में कई सूचनाएं मिलीं। 2 घंटे के भीतर आदित्य के डेस्टिनी पॉइंट 200 तक पहुंच गए। मुझे अपनी आत्मा को बढ़ावा देने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता है? आदित्य ने जोर से पूछा। अपनी आत्मा को 4 सितारा आत्मा में विकसित करने के लिए 1000 अंक चाहिए। आदित्य ने ठंडी सांस ली। उसने नहीं सोचा था कि अपनी आत्मा को विकसित करना इतना महंगा होगा। यह अच्छी बात है कि आदित्य के पास प्रिया बंदी थी। वह उससे और अधिक भाग्य अंक प्राप्त कर सकता था और लिन फैंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। आदित्य ने पहले ही इन व्यक्तियों के साथ अपनी बातचीत के बारे में सिस्टम से सवाल किया था, जिनके पास महान भविष्य है। सिस्टम ने विस्तृत जवाब दिया, ये तब तक ठीक रहेगा जब तक मास्टर हत्या का इरादा नहीं दिखाते या अपनी सीमा से आगे बढ़कर इस हद तक नहीं जाते कि वे अपनी जान की कीमत पर आपको मारने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। यह एक ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा और वर्ल्ड एसेंस तुरंत उनकी रक्षा के लिए कुछ करेगा। आपको उनकी भविष्यवाणियों को बहुत कम करना होगा ताकि वे वर्ल्ड एसेंस की सुरक्षा खो दें। यह विस्तृत विवरण ही मुख्य कारण था कि आदित्य ने पहले प्रिया के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। वह जानता था कि प्रिया तब तक सहना पसंद करेगी जब तक वह वास्तव में खुद को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता या राहुल को नहीं मारता। इससे उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गईं। आदित्य ने अपने अधीनस्थों को इन जनजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का निर्देश भी दिया था। इन जनजातियों के नेता और उनके सदस्य, उसके अधीनस्थों ने तुरंत इन जनजातियों के बारे में जानकारी संगठित करना शुरू कर दिया। लश स्ट्रीम टिम्बरलैंड में 3 जनजातियां थीं, नाइट डैगर कबीला, क्रिम्सन मैमथ योद्धा, चमत्कारी एंजल जनजाति। इन जनजातियों के नाम सुनकर वांग जियान अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। हालांकि आदित्य को लगा कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करना समझदारी होगी। इस प्रकार उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को इकट्ठा किया। अध्याय 4 योजना। सर, इस मीटिंग के पीछे क्या कारण है? आदित्य के एक वफादार सलाहकार ने पूछा। उसका नाम राम है। वह पहले ही 50 साल पार कर चुका था, लेकिन फिर भी वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से थोड़ा बड़ा दिखाई देता था। आदित्य के दरबार में उसका बहुत प्रभाव है और पिछला आदित्य आमतौर पर राम की सलाह पर काम करता था। प्रिया को खेती करने का विचार राम ने दिया था। उन विद्रोही जनजातियों के योद्धाओं को पकड़ लो, आदित्य ने आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह ... सर, क्या ये बुरा नहीं होगा अगर हम इन जनजातियों के सदस्यों को पकड़ लें? हमने कई कर्मियों को खो दिया है और सुदृढ़ीकरण अभी तक नहीं आया है, राम ने सुझाव दिया। आदित्य के दरबार में अधिकांश लोग राम के सुझाव से सहमत थे। ये सही है मिलॉर्ड। सर, राम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन जनजातियों के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करना एक बड़ी भूल होगी। एक बार सुदृढ़ीकरण आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जनजातियां विद्रोह की योजना बना रही हैं और उन बलों का उपयोग करके तुरंत उन सभी का वध कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर आदित्य के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ऊपर से देखने पर यह एक शानदार योजना लग रही थी। हालांकि आदित्य को पता था कि राहुल जल्द ही उन पर हमला कर देगा। जब तक सेना आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आदित्य को उससे पहले एक सावधानीपूर्वक रणनीति बनानी होगी और राहुल के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किए बिना ऐसा करना असंभव था। अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल करो। दिन के अंत तक मुझे इस हवेली में प्रत्येक जनजाति का एक सदस्य चाहिए, आदित्य ने दबंगई से आदेश दिया। वह एक दबंग आभा छोड़कर हॉल से बाहर निकल गया। उसके सलाहकार इतने बड़े बदलाव को देखकर हैरान रह गए।
इस आदेश को पूरा करने के लिए हॉल से बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर असहाय भाव थे। सौभाग्य से ये कार्य उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। उनमें से प्रत्येक के पास झेंगुआन क्षेत्र में कई संपर्क थे। उन्होंने जनजातियों के 9 योद्धाओं को पकड़ लिया, प्रत्येक जनजाति के 3 योद्धा। आदित्य ने अपने अधीनस्थों को इन सदस्यों से गहन पूछताछ करने और जनजातियों के बारे में जानकारी हासिल करने का आदेश दिया। दिन के अंत तक आदित्य के हाथों में 3 मोटी फाइलें थीं जिनमें उसे जरूरी सारी जानकारी थी। जाहिर है, मिरेकल एंजल जनजाति के कुछ योद्धाओं ने आदित्य के योद्धाओं द्वारा राहुल को बेरहमी से पीटने का नजारा देखा था। मिरेकल एंजल जनजाति के योद्धाओं में एक युवती भी थी जो जनजाति के नेता की इकलौती बेटी थी। उसे राहुल पर बहुत दया आई और उसने उसे बचाने की इच्छा जताई। आदित्य के चले जाने के बाद प्रिया को अपने साथ लेकर ये योद्धा तुरंत लिनफैंग के पास पहुंचे और उसे अपने ठिकाने पर ले गए और उसका इलाज किया। आदित्य के आदमी जल्दी ही चुपचाप राहुल को मारने के लिए आ गए। इन योद्धाओं ने तुरंत इन हत्यारों को मार डाला और भाग गए। वे अपने ठिकाने की ओर जा रहे थे। अपने ठिकाने में मिरेकल एंजल जनजाति ने राहुल को ठीक करने के लिए कुछ खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। हालांकि इन जड़ी बूटियों ने कुछ चमत्कारी काम किया था क्योंकि राहुल का शरीर चमकने लगा था। चमक जल्द ही कम हो गई, लेकिन मिरेकल एंजल जनजाति के बुजुर्गों ने राहुल से एक बहुत ही महान और राजसी आभा महसूस की। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि राहुल के पास वास्तव में पवित्र प्रकाश काया है। चमत्कारी देवदूत जनजाति एक छोटा समुदाय है जो प्रकाश देवता को अपना देवता मानता है। सभी योद्धा जिनके पास प्रकाश तत्व है उन्हें प्रकाश देवता द्वारा आशीर्वादित माना जाता है। इस बीच राहुल के पास वास्तव में पवित्र प्रकाश काया थी। इसका मतलब था कि वह एक पवित्र पुत्र था। मिरेकल एंजल जनजाति के नेता अशोक गुप्ता ने तुरंत इस सूचना को पूरे कबीले में प्रसारित किया। इस प्रकार मिरेकल एंजल जनजाति में राहुल की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। बहुत जल्द इस जनजाति के सभी संसाधन राहुल के लिए सुलभ हो गए। इससे राहुल तेजी से आगे बढ़ा। नेता ने अपनी बेटी की सगाई भी राहुल से कर दी। उसका नाम त्रिशा है। उसके पास उनके भीतर सबसे शुद्ध एंजल रक्तरेखा थी। उसका प्रकाश तत्व सबसे शुद्ध और सबसे तीव्र था, इसलिए वह राहुल के लिए एकदम सही जोड़ी थी। इस बीच अन्य 2 जनजातियों को इस पवित्र पुत्र के बारे में खबर मिली। उन्होंने सेना में शामिल होकर मिरेकल एंजल जनजाति पर गुप्त रूप से हमला करने का फैसला किया। वे नहीं चाहते थे कि यह जनजाति ताकतवर हो। इस लड़ाई के दौरान राहुल ने अपने लिए नाम कमाया क्योंकि उसने कई दुश्मनों को मार डाला। हालांकि मिरेकल एंजल जनजाति को बहुत नुकसान हुआ। इस प्रकार उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। राहुल, अशोक गुप्ता, त्रिशा और मिरेकल एंजल जनजाति के 30 और सदस्य भागने में सफल रहे। दुर्भाग्य से ये सदस्य बुरी तरह घायल हो गए थे और युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। जिस स्थान पर वे छिपे हुए थे वहां राहुल को एक सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। उसे एक पौराणिक तलवार मिली जो गुफा के अंदर बंद थी। कुछ परीक्षणों को पार करने के बाद राहुल ने वह तलवार हासिल कर ली और उसकी साधना नाटकीय रूप से बढ़ गई। वह आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया। इस तलवार का नाम 9 स्वर्गीय बिजली तलवार है। किंवदंतियों में कहा गया है कि इस तलवार में 9 रंग की बिजली थी। अभी राहुल केवल स्वर्ण बिजली का उपयोग कर सकता था, लेकिन ये बिजली भी असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। इस स्वर्ण बिजली के प्रहार से एक मूल क्षेत्र का साधक भी थोड़ा घायल हो जाता। इस प्रकार राहुल ने अन्य 2 कुलों के सदस्यों को हराने के लिए 9 स्वर्गीय बिजली तलवार का उपयोग किया और उनका सम्मान प्राप्त किया। क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं की मानसिकता काफी सरल थी। जब तक राहुल उन्हें आमने सामने की लड़ाई में हरा सकता था, वे हमेशा उसके प्रति वफादार रहेंगे। इस बीच नाइट डैगर कबीले ने यह देखकर हार मान ली कि 3 में से 2 कबीले पहले ही राहुल के सामने झुक चुके हैं। उनका कौशल आश्चर्यजनक हमले करने में था। सामने से हमला करने में वे तीनों कबीलों में सबसे कमजोर थे। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स और नाइट डैगर कबीले को राहुल की त्रिशा से सगाई के बारे में पता था। उन्हें चिंता थी कि राहुल मिरेकल एंजल कबीले के प्रति बहुत पक्षपाती होगा, इसलिए उन्होंने अपने अपने कबीलों से सबसे सुंदर महिला को चुना और उन्हें राहुल को बहकाने का आदेश दिया। इन सुंदरियों को उनके जन्म से ही इन कबीलों ने आश्रय दिया था और प्रशिक्षित किया था। अब जब कबीले को उनकी सहायता की आवश्यकता थी तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटीं। इसके अलावा वे राहुल से बहुत संतुष्ट थे। वह कुछ हद तक सुंदर था, उच्च पद पर था और बहुत शक्तिशाली था। राहुल रोमांटिक मामलों में बहुत अनुभवी नहीं था और समझ नहीं पा रहा था कि वह किससे सच्चा प्यार करता है। उसने अंततः पाया कि एक प्रेमी को चुनने के बजाय सभी को गले लगाना बेहतर होगा। जैसे ही उसने सूची को पढ़ना समाप्त किया, आदित्य ने आह भरी। ये लगभग वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। हमारे कैदियों को मुक्त करो, आदित्य ने अपने अधीनस्थों को यह आदेश भेजा। कैदियों से उसका स्वाभाविक रूप से मतलब इन जनजातियों से संबंधित सदस्यों से था जिन्हें कैद किया गया था। इस बीच लश स्ट्रीम टिम्बरलैंड की गहराई में तीनों जनजातियां एक शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुईं। इस बैठक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो सकता था। यह आदित्य के शासन पर हमला करने के लिए एक उपयुक्त क्षण पर निर्णय लेना था। आदित्य ने झेंगुआन क्षेत्र में उनके सदस्यों को पकड़कर उनकी निचली सीमा पार कर ली थी। हालांकि सत्र समाप्त होने से पहले उन्हें पता चला कि आदित्य ने कैद सदस्यों को रिहा कर दिया है। इससे जनजातियों को झटका लगा क्योंकि वे ये समझने में विफल रहे कि आदित्य उन्हें क्यों रिहा करेगा।
वे ये सोचकर भ्रमित नहीं थे कि आदित्य को अचानक कोई आभास हुआ है, इसलिए उसने उन्हें रिहा कर दिया। और निश्चित रूप से जब ये सदस्य अपने अपने जनजातियों में वापस लौटे तो वे सभी आदित्य की योजना को समझ गए। अध्याय 5 नाइट डैगर कबीले में घुसना। नाइट डैगर कबीले के सदस्य ने अपने कबीले को सूचित किया कि इस बात की अच्छी संभावना है कि मिरेकल एंजल जनजाति का सदस्य आदित्य के साथ मिलीभगत कर रहा है। क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं के योद्धा ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि उसने नाइट डैगर कबीले के सदस्य को आदित्य से मिलते हुए देखा है। यह एक अच्छा मौका था कि वे गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहे थे। इस बीच मिरेकल एंजल जनजाति की महिला ने कहा कि वह क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं से अलग थी क्योंकि उसने कुछ पहरेदारों को आपस में बात करते हुए सुना था। उन्होंने उल्लेख किया कि वे क्रिम्सन मैमथ योद्धा द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से उसे पकड़ सकते हैं। इसका मतलब था कि आदित्य की सेना के पास क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं में एक जासूस था। तीनों कबीले अचानक एक दूसरे पर शक करने लगे। प्रत्येक ने लिन फैंग को इस जानकारी के बारे में सूचित किया और राहुल को अन्य 2 कबीलों पर शक करने के लिए मनाने की कोशिश की। बदले में स्थिति ने राहुल को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। इस समय उसे तीनों जनजातियों पर संदेह था। आदित्य का इरादा यही था। उसे पता था कि अगर इन गुटों को सामान्य तरीके से आगे बढ़ने दिया गया तो वे जल्द ही उस पर हमला कर देंगे। इसलिए आदित्य ने कुछ समय खरीदने के लिए ये योजना बनाई। इस योजना के जरिए उसने राहुल के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई और साथ ही उसे भ्रमित भी किया। दरअसल राहुल समझ गया था कि यह पूरी तरह से आदित्य की योजना थी। हालांकि ये बात उसे पता होने के बावजूद भी मायने नहीं रखती थी। वह अभी भी इन जनजातियों पर बिना शर्त भरोसा नहीं कर पा रहा था। इन जनजातियों की हर हरकत उसे संदिग्ध लगती थी, यहाँ तक कि उसकी पत्नियां भी उसे इसके विपरीत नहीं समझा पाती थीं। इस बीच आदित्य को सिस्टम के जरिए लगातार अपडेट मिलते रहे। बधाई हो होस्ट, आपने नायक लिन फैंग को सफलतापूर्वक भ्रमित कर दिया है और उसने आपको इस रणनीति के लिए शाप दिया है। आपको 50 डेस्टिनी पॉइंट मिलते हैं। आदित्य को उम्मीद नहीं थी कि उसे सीधे राहुल से डेस्टिनी पॉइंट मिलेंगे। अब इन जनजाति के सदस्यों से मिलने का समय आ गया है, आदित्य ने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान के साथ कहा। स्वाभाविक रूप से उन योद्धाओं को रिहा करने की आदित्य की योजना इन जनजातियों को भ्रमित करने तक ही सीमित नहीं थी। उसका दूसरा उद्देश्य इन जनजातियों का सटीक स्थान ढूंढना था। उसे यकीन था कि उनके सदस्यों के लौटने के बाद जनजातियां स्थानांतरित हो गई थीं। हालांकि ये सब व्यर्थ था क्योंकि इन सदस्यों ने कैद में रहते हुए एक विशेष रक्त का सेवन किया था। ये रक्त आदित्य के अधीनस्थ का था, जिसके पास उसके रक्त को ट्रैक करने का एक अनूठा कौशल था। हालांकि उसका रक्त इन जनजातियों के सदस्यों द्वारा बहुत पहले ही पचा लिया गया था, फिर भी यह योद्धा उनके स्थान का पता लगा सकता था। आदित्य ने अपने मार्शल आर्ट्स हॉल में प्रवेश किया और एक पुस्तक उठाई। उसने पुस्तक खोली और सिस्टम की यांत्रिक आवाज उसके सिर में गूंज उठी। क्या मास्टर शैडो मूवमेंट तकनीक सीखने के लिए 150 डेस्टिनी पॉइंट का उपयोग करने के लिए सहमत हैं? आदित्य ने उत्तर दिया, हाँ। तुरंत शैडो मूवमेंट तकनीक आदित्य की आत्मा पर अंकित हो गई। इसने आदित्य को सहज स्तर पर शैडो मूवमेंट तकनीक को समझने में मदद की। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। ये सिर्फ ये दर्शाता था कि आदित्य इस तकनीक के बुनियादी स्तर का तुरंत उपयोग कर सकता था। आदित्य को इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए बार बार इसका उपयोग करना पड़ता था, या फिर उसे इसमें महारत हासिल करने के लिए ज़्यादा अंक खर्च करने पड़ते थे। हालांकि आदित्य चौंक गया क्योंकि उसने पाया कि शैडो मूवमेंट तकनीक में महारत हासिल करने के लिए डेस्टिनी पॉइंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। उसे 11,000 डेस्टिनी पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। अभी तक वांग जियान के डेस्टिनी पॉइंट्स उस संख्या के आसपास भी नहीं थे। उसने मुश्किल से 250 पॉइंट्स जमा किए थे और इनमें से 150 डेस्टिनी पॉइंट्स का इस्तेमाल कर चुका था। इस तरह आदित्य के पास सिर्फ 100 डेस्टिनी पॉइंट्स बचे थे। उसने इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई और उन्हें आपातकाल के लिए बचा कर रखा। तैयार होने के बाद आदित्य ने एक काला लबादा उठाया और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। उसके साथी ने भी ऐसा ही किया और वे हवेली से निकल गए। उनका गंतव्य नाइट डैगर कबीला था। नाइट डैगर कबीले के स्थान पर पहुंचने के बाद आदित्य ने देखा कि वह हर क्षेत्र में कृषकों से भरा हुआ था। आदित्य ने अपने साथी को घूरते हुए कहा, यहाँ रुको। उन शब्दों के साथ आदित्य ने 2 सोने के सिक्के दिए। उसे स्वाभाविक रूप से इस जोखिम को उठाने के लिए इस योद्धा को उचित मुआवजा देना था। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बाकी पैसे मिल जाएंगे, आदित्य ने फुसफुसाया। योद्धा आदित्य के इरादे को समझ गया और झुक गया। वह झाड़ियों में चुपचाप आदित्य का इंतजार करने लगा। इस बीच आदित्य ने शैडो मूवमेंट तकनीक को सक्रिय किया और जल्दी से नाइट डैगर कबीले के इलाके में घुस गया। उसने अपना रास्ता साफ करने और उन्हें चिल्लाने और उसकी उपस्थिति को उजागर करने से रोकने के लिए कुछ गार्डों को मार गिराया। आदित्य को पता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, इससे पहले कि दूसरे गार्डों को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से कबीले के मुखिया के घर में घुस गया और उसका कमरा ढूंढ लिया। कबीले का मुखिया अपनी पत्नी के साथ शांति से सो रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसके कमरे में घुस आया है। इसके अलावा ये व्यक्ति झेंगुआन क्षेत्र का अधिपति आदित्य था। अचानक नाइट डैगर कबीले के मुखिया को लगा कि कोई नुकीली चीज़ उसकी त्वचा को छू रही है।
उसकी आंखें खुली और उसने ब्लेड पकड़े हुए आदमी पर नजर डाली। क्या कबीले के मुखिया ने स्वाभाविक रूप से आदित्य को पहचान लिया। उसने वांग जियान को एक और ब्लेड चलाते हुए भी देखा जो उसकी प्यारी पत्नी के सिर के ठीक ऊपर लटका हुआ था। तुम मेरे साथ बातचीत करने क्यों नहीं आते? आदित्य ने सवाल किया। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह कबीले के मुखिया को कोई विकल्प दे रहा था, लेकिन उसके काम कुछ और ही कहानी कह रहे थे। बहुत बढ़िया, कबीले के मुखिया ने सहमति जताई। वह आदित्य को अपने बेडरूम में देखकर वाकई चौंक गया। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वांग जियान उसे और उसकी पत्नी को आसानी से मार सकता था? कबीले के मुखिया को इस संभावना के बारे में सोचकर बहुत डर लग रहा था। चूंकि उसने मुझे नहीं मारा, इसलिए उसे मुझसे कुछ बात करनी होगी, कबीले के मुखिया ने सोचा। दरअसल यह कोई बुरी स्थिति नहीं थी। नाइट डैगर कबीले के मुखिया अतुल दास बातचीत के लिए आदित्य के पीछे पीछे आए। अध्याय 6 महत्वाकांक्षा का बीज। आदित्य स्वाभाविक रूप से अतुल दास की पत्नी को साथ ले आया। उसे एक अनोखी गोली खिलाई गई थी जो उसे जल्दी से जल्दी जागने से रोकती। अतुल दास की पत्नी को लाने का मकसद सरल था। ऐसा अतुल दास को घातक विचारों को विकसित करने से रोकने के लिए किया गया था। अतुल दास ने आक्रामक रूप से कहा, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसके अलावा अगर तुमने मेरी पत्नी को किसी भी तरह से चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम इस शिविर से जीवित नहीं निकलोगे। आदित्य ने एक अलग और भावहीन प्रतिक्रिया दिखाई। उसे अतुल दास के शब्दों से कोई खतरा नहीं दिखा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से भ्रमित हूं। तुम निश्चित रूप से अपनी दुर्दशा को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो, फिर भी तुम सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय ले सकते हो। क्या तुम दूसरे लोगों को मूर्ख समझते हो? आदित्य ने पूछा। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और अतुल दास की पत्नी की छाती पर तेजी से गिरा दी। अतुल दास चिंतित होकर चिल्लाया, रुको, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। आदित्य रुक गया और अतुल दास को घूर कर देखा। मेरी करुणा को कमजोरी मत समझो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है अतुल दास, आदित्य ने कृपालु नजर से कहा। अतुल दास ने आदित्य को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसकी आंखें आदित्य के ब्लेड पर केंद्रित थीं और वह राहत में था कि ब्लेड उसकी पत्नी की छाती पर नहीं लगी। मैंने सुना है कि आपने अपनी बेटी की सगाई राहुल से कर दी है। राहुल के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करने के लिए यह आपका एक बेहतरीन निर्णय था। दुर्भाग्य से आपकी बेटी के 3 प्रतिद्वंद्वी हैं। एक मेरी हवेली में नौकरानी है, जबकि अन्य 2 ऐसी जनजातियों से हैं जो आपकी तरह ही शक्तिशाली हैं, आदित्य ने बड़बड़ाया। तुम्हारा क्या मतलब है, वांग जियान? असंतुष्ट स्वर में अतुल दास ने पूछा। कृपया हैरान होने का नाटक मत करो, तुम ठीक से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, आदित्य ने बेरुखी से जवाब दिया। अतुल दास के बोलने का इंतजार किए बिना आदित्य ने कहा, भले ही तुमने अपनी बेटी की सगाई राहुल से कर दी हो, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कबीला उसके सामने झुकने वाला आखिरी कबीला था। तुम पहले ही उसकी प्रतिभा को देख चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए उसे अपने लिए एकाधिकार करने के विचार न रखना असंभव है। आदित्य की बातें सुनकर अतुल दास चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि आदित्य को यह जानकारी कैसे मिली। क्या नाइट डैगर कबीले में कोई जासूस था? उसने इस मुद्दे को बाद में निपटाने का फैसला किया और अभी हो रही स्थिति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। चूंकि मासूम बनने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए फैन जेन ने सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। ये सही है, मेरे मन में भी ऐसे ही विचार हैं जो आपने बताए हैं। हालांकि राहुल की प्रतिभा मेरी समझ से कहीं ज्यादा है। मेरे लिए उसे नाराज किए बिना उसका शोषण करना मुश्किल है, अतुल दास ने कड़वाहट से कहा। आदित्य ने कहा, तुम मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिलाते अतुल दास? तुम मुझे कुछ काम करने में मदद करो और मैं तुम्हें राहुल को नियंत्रित करने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... तुम ये कैसे कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि राहुल कभी तुम्हारी एक भी बात सुनेगा। वह तुम्हारे प्रति सच्ची नफरत महसूस करता है, अतुल दास ने व्यंग्य किया। नफरत में खो जाने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित करना आसान है, आदित्य ने टिप्पणी की। उदाहरण के लिए, आदित्य ने पूछा, आपको क्या लगता है कि अगर मिरेकल एंजल ट्राइब और क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स के साथ मेरे सहयोग की खबर सामने आती है तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि राहुल उन पर भरोसा करेगा? इस खबर से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? और आपको अब मेरी क्षमता का एहसास हो जाना चाहिए। मैं आपके घर में घुस सकता हूं, भले ही आपके अधीनस्थ हर दिशा पर नजर रख रहे हों। उनके पास संवेदन कौशल है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करता। तो बस अनुमान लगाए कि मुझे कुछ सबूत लगाने के लिए कितना प्रयास करना होगा जो ये सुझाव देता है कि मिरेकल एंजल ट्राइब और क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स मेरे साथ मिली भगत कर रहे हैं। आदित्य ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ बोलना समाप्त किया। इन शब्दों ने अतुल दास को वास्तव में गहरी सोच में डाल दिया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि राहुल इस तरह की रणनीति से मूर्ख बन जाएगा। उसे सच्चाई का एहसास हो सकता है। क्या इसीलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है? इस भ्रम को एक यथार्थवादी भ्रम में बदलने के लिए आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बधाई हो होस्ट, तुमने नायक लिनफैंग के अधीनस्थ में महत्वाकांक्षा का बीज सफलतापूर्वक बो दिया है। तुम्हें 50 भाग्य अंक प्राप्त हुए हैं। आदित्य ने नहीं सोचा था कि उसे इस मामले में भी भाग्य अंक मिलेंगे। यह एक अप्रत्याशित लेकिन स्वागत योग्य लाभ था।
इस समय अतुल दास पूरी तरह से उलझन में था। शुरू में उसने आदित्य के साथ सौदा करने की कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब वह अपने दिल में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अतुल दास ने आदित्य की योजना के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। अगर योजना संभव और मददगार रही तो वह इसे लागू करेगा, और अगर नहीं तो वह राहुल को इस योजना के बारे में बताएगा। अतुल दास की चतुराई भरी निगाहों को आदित्य ने देखा और शांति से बोला, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लिनफैंग आप पर भरोसा करे। जब राहुल दूसरी दो जनजातियों के बीच हो तो उसकी हरकतों पर नजर रखना। मैं उसे कुछ सरप्राइज दूंगा। अतुल दास को यह संभव लगा। उसने सिर हिलाया, बहुत अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अगर राहुल को मुझ पर शक होने लगा तो मैं सच बता दूंगा। आदित्य ने जवाब में हंसते हुए कहा, तुम बहुत चिंता करते हो बूढ़े अतुल, लेकिन ये समझ लो कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। अब तुम्हें मेरी क्षमताओं के बारे में पता चल जाना चाहिए। मैं तुम्हारे कमरे में एक बार घुस सकता हूँ, मैं फिर से भी घुस सकता हूँ। मेरी परीक्षा मत लो। अतुल दास के कानों में आदित्य की गहरी हंसी गूंजती रही जब तक वह वहां से चला नहीं गया। अध्याय 7 दानव विष। आदित्य और अतुल दास ने वॉयस कम्युनिकेशन तावीज का उपयोग करके गुप्त रूप से संवाद किया। अतुल दास ने राहुल के क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स जनजाति से बाहर निकलने के ठीक बाद आदित्य को राहुल के स्थान के बारे में सूचित किया। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स जनजाति की उत्तराधिकारी राहुल के साथ थी। वह घनी मांसपेशियों वाली दुबली पतली थी। उसके वार में इतनी ताकत थी कि वह बड़े बड़े पत्थरों को चकनाचूर कर सकती थी। उसका नाम प्रियंका है। जब वे रास्ते में थे तो 7 योद्धाओं ने अचानक उन दोनों पर हमला कर दिया। राहुल और प्रियंका ने सेना में शामिल होकर इन हमलावरों को मारने की पूरी कोशिश की। लड़ते समय प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई। राहुल ने उसे पकड़ लिया और छिप गया। किसी भी जनजाति को उसके स्थान का सटीक पता नहीं था। इस हमले से राहुल चौंक गया। उसने इनमें से कुछ योद्धाओं को पहचान लिया और जान गया कि वे आदित्य के सैनिक हैं। इसका मतलब था कि आदित्य को उसके रास्ते का पता था और उसने एक जाल तैयार किया था। राहुल को तुरंत क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स पर शक हो गया। केवल वे ही इस स्थान को ठीक से जानते थे और इसे लीक कर देते थे। उन्हें यकीन था कि इस जनजाति के अधिकांश योद्धा निर्दोष थे क्योंकि उनकी सगाई प्रियंका से हुई थी। क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स का नेता अपनी बेटी की मौत की कामना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह ... ये क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स जनजाति में विद्रोही इरादे रखने वाले किसी व्यक्ति का कृत्य होना चाहिए। राहुल इस निष्कर्ष पर जल्दी ही पहुंच गया। जब वे दोनों छिप रहे थे तो वे मिरेकल एंजल जनजाति की ओर बढ़ गए। मिरेकल एंजल जनजाति के पास कीमती जड़ी बूटियां थीं जो प्रियंका को जल्दी ठीक कर सकती थीं। इसके अलावा मिरेकल एंजल जनजाति ने वास्तव में राहुल के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसे धोखा देंगे। मिरेकल एंजल जनजाति ने प्रियंका को ठीक करने के लिए कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियां खरीदी। हालांकि कुछ दिनों के बाद कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। जैसे जैसे उसकी हालत बिगड़ती गई प्रियंका का रंग और भी खराब होता गया। हालांकि उसके घावों का इलाज किया गया लेकिन उसे एक असामान्य बीमारी हो गई। उसकी नसें धुंधली हो गई थीं और यह रंग उसके पूरे शरीर पर फैल रहा था। जब मिरेकल एंजल ट्राइब के नेता अशोक गुप्ता ने उसकी हालत देखी तो वह हैरान रह गए। उसे जहर दिया गया है। अशोक गुप्ता की चीख इलाके में गूंज उठी। यहाँ तक कि राहुल भी उन शब्दों को सुनकर चौंक गए। जहर? मिरेकल एंजल ट्राइब में प्रियंका को कौन जहर दे सकता है? ये कौन सा जहर है? हम इसका इलाज कैसे करेंगे? राहुल ने पूछा। ये काली नसें, ये भयानक शैतानी जहर है। अशोक गुप्ता ने कहा। शैतान? क्या ये जहर शैतानी है? राहुल ने पूछा। उन्होंने उम्मीद भरी निगाहों से आगे कहा, अगर यह शैतानी जहर है तो पवित्र क्यूई को उसका इलाज करना चाहिए। अशोक गुप्ता ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा, नहीं, शैतानी जहर कहीं अधिक भयानक है। हमारी पवित्र क्यूई भी इसे शुद्ध नहीं कर सकती। शैतानी जहर एक उच्च श्रेणी के शैतान के खून और कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से बनाया जाता है। शैतानी जहर से निपटने का एकमात्र ज्ञात तरीका संक्रमित हिस्से को काटना है। क्या? राहुल उपचार सुनकर चकित रह गया। हाँ, शैतानी जहर मिस्कान के शरीर में पहले ही फैल चुका है। ज्ञात तरीकों से उसका इलाज करना असंभव है। अब उसका क्या होगा? राहुल ने गंभीर रूप से पूछा। शैतानी जहर उसकी जीवन शक्ति को खा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। एक निश्चित स्तर तक बढ़ने के बाद मिस प्रियंका का शरीर फट जाएगा और शैतानी जहर इस पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, अशोक गुप्ता ने शांति से समझाया। उन शब्दों को सुनकर राहुल की पूरी दुनिया बिखर गई। नहीं नहीं, मुझे डर है कि यह सच है, पवित्र पुत्र। भविष्य में किसी आपदा को रोकने के लिए हमें उसे तुरंत मार देना चाहिए, अशोक गुप्ता ने गंभीरता से कहा। कोई भी उसे छू नहीं सकता, राहुल ने दहाड़ लगाए। जवाब में उसकी आभा भड़क उठी और सभी को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पवित्र पुत्र, मैं आपकी भावना को समझता हूँ। वास्तव में मैं आपकी थोड़ी प्रशंसा भी करता हूँ, लेकिन आपको व्यावहारिक होना चाहिए। उसे बचाया नहीं जा सकता और वह अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक चलती फिरती आपदा है, अशोक गुप्ता ने दृढ़ता से समझाया। मुझे परवाह नहीं है, मैं निश्चित रूप से उसे ठीक कर दूंगा, राहुल ने तुरंत जवाब दिया। उसने प्रियंका का शव उठाया और मिरेकल एंजल ट्राइब के ठिकाने से बाहर निकल गया।
वह मिरेकल एंजल ट्राइब पर प्रियंका की जान का भरोसा नहीं कर सकता था। हालांकि अशोक गुप्ता और उनके साथी अचानक राहुल को रोकने के लिए आ गए। वे अकेले नहीं आए थे, उनके साथ त्रिशा भी आई थी। रुको पवित्र बेटा, अब उस महिला के साथ मत जाओ, तुम मर जाओगे, अशोक गुप्ता चिल्लाया। ठीक है पति, कृपया रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान जोखिम में डालो, त्रिशा ने जोर से कहा। राहुल ने ये शब्द सुनकर निराशा में मुंह बनाया। तुम क्या कह रही हो त्रिशा? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं प्रियंका के बारे में क्या सोचता हूँ। तुम सब के बारे में। मैं हुयान को इस जहर से कैसे मरने दे सकता हूँ? मैं हार नहीं मानूंगा, मैं निश्चित रूप से इसका इलाज ढूंढूंगा, राहुल ने दृढ़ता से कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो भाई राहुल, त्रिशा ने जवाब दिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे रोता देख राहुल का दिल पिघल गया। वह जानता था कि वह केवल उसके बारे में चिंतित थी। उसे राहत देने के लिए राहुल ने मुस्कुराते हुए वादा किया, मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा। अभी के लिए मुझे इस जहर से निपटने के लिए कुछ शोध करने की आवश्यकता है। कृपया मेरा इंतजार करें त्रिशा। ये देखते हुए कि उनकी बेटी भी राहुल को मना नहीं पाए, अशोक गुप्ता चिल्लाए, पवित्र बेटा, यह अभी भी बहुत जोखिम भरा है, उसे हमारे कबीले में रहने दो। हम अपरिहार्य को टालने के लिए जड़ी बूटियों के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। राहुल ने जवाब में व्यंग्य किया और अपने रास्ते पर चला गया। मुझे रोकने के लिए आपको बल का उपयोग करना होगा, लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी हिम्मत है? राहुल ने कांध हुयान को घसीट कर ले गया, जिससे मिरेकल एंजल कबीले के लोग उसकी घोषणा से स्तब्ध रह गए। एक तरह से वह उनका युवा स्वामी था, वे उस पर हमला कैसे कर सकते हैं? अध्याय 8 प्रिया को मजबूर करना। इस बीच आदित्य कपास और पंखों से बने आरामदायक बिस्तर के साथ एक लाल सोफे पर लेटा हुआ था। यह उसके पिछले जीवन के महंगे बिस्तरों जितना ही अच्छा था। उसके बगल में एक आरामदायक कुशन वाली गुलाबी कुर्सी पर प्रिया बैठी थी। उसने एक काले और सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी जो आदित्य की हवेली में नौकरानी की पोशाक जैसी थी। अगर राहुल को पता होता कि प्रिया क्या कर रही है तो वह गुस्से में अपने बाल खींचता, क्योंकि वह आदित्य के लिए संतरे और अन्य फल छील रही थी। स्वाभाविक रूप से प्रिया की अभिव्यक्ति देखने लायक थी। आदित्य को संतुष्टि का एहसास हुआ क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखा जिसमें जहर था। तुम्हारी दुश्मनी स्वादिष्ट है, ये नफरत इन फलों को और भी स्वादिष्ट बनाती है, आदित्य ने टिप्पणी की। तुम नीच कमीने, प्रिया के पास यही एकमात्र जवाब था। आदित्य ने अपने सिर में एक यांत्रिक ध्वनि सुनी। बधाई हो होस्ट, आपने प्रिया को अपने लिए नौकरानी के रूप में काम करने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर किया है। आपको 100 डेस्टिनी पॉइंट मिलते हैं। बधाई हो होस्ट, आपने नायिका प्रिया में गहरी नफरत को सफलतापूर्वक भड़का दिया है। आपको 50 डेस्टिनी पॉइंट मिलते हैं। स्थिति ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, नाम आदित्य, आयु 20 वर्ष, डेस्टिनी पॉइंट 150, कल्टीवेशन स्पिरिट दायरे का पहला चरण, कौशल ओरिजिन फिस्ट, बीम ऑफ डिस्ट्रक्शन और मिस्टिक फोर्स, रक्तरेखा डेविल ब्लड निष्क्रिय, काया अराजक यान बॉडी निष्क्रिय, आत्मा डार्क स्पिरिट वाइपर 3 स्टार स्पिरिट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फेन जेन के साथ सहयोग करने से पहले आदित्य के पास 150 डेस्टिनी पॉइंट थे। तो जब उसने प्रिया से 150 पॉइंट हासिल किए थे तो उसके पास इतने ही पॉइंट क्यों होंगे? ऐसा इसलिए था क्योंकि आदित्य ने उन 150 डेस्टिनी पॉइंट का इस्तेमाल डेविल वैनम बनाने के लिए किया था। ये डेविल वैनम राहुल और उसके सहयोगियों के बीच दरार पैदा करने के लिए जरूरी था। सिस्टम के अनुसार आदित्य के भीतर डेविल ब्लडलाइन एक साधारण डेमन ब्लडलाइन की तुलना में बहुत उच्च रैंकिंग वाली ब्लडलाइन थी। इसलिए आदित्य ने डेविल वैनम के बारे में सोचा। डेविल वैनम एवरलास्टिंग मिस्टिकल एम्पायर में काफी मशहूर है और एक रॉयल प्रिंस के तौर पर आदित्य ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना था। वह जानता था कि पवित्र क्यूई भी इस डेविल वैनम को खत्म नहीं कर सकती। रॉयल फैमिली में भी डेविल वैनम के मारक के लिए डेविल के खून की जरूरत होती थी, जिसके जरिए ये जहर बनाया जाता था। इसके अलावा डेविल वैनम से पीड़ित लक्ष्य सिर्फ मरता नहीं था, वह विस्फोट कर पूरे क्षेत्र को दूषित कर देगा। इसका तात्पर्य यह था कि इस स्थिति को होने से रोकने के लिए लक्ष्य को जल्दी से मार दिया जाना चाहिए। तो आदित्य ने कमोबेश चमत्कारिक एंजल जनजाति की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था। उसे लगा कि इस बात की थोड़ी संभावना है कि उनके पास इस जहर का इलाज करने के लिए एक गुप्त उपचार पद्धति हो, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके पास नहीं थी। आदित्य को इस बारे में क्यों यकीन था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे सिस्टम से कई सूचनाएं मिली थीं। बधाई हो होस्ट, आपने नायिका प्रियंका को डेविल वैनम से सफलतापूर्वक जहर दिया। आपको 150 डेस्टिनी पॉइंट मिले। बधाई हो होस्ट, आपकी योजनाओं ने नायक राहुल और चमत्कारिक एंजल जनजाति के बीच के रिश्ते को तोड़ दिया है। आपको 200 डेस्टिनी पॉइंट मिले। बधाई हो होस्ट, आपने नायक राहुल के मन में क्रिम्सन मैमथ योद्धाओं के बारे में संदेह का बीज बो दिया है। तुम्हें 200 डेस्टिनी पॉइंट्स मिलेंगे। आदित्य के डेस्टिनी पॉइंट्स एक पल में आसमान छूने लगे। उसने अभी अभी 550 डेस्टिनी पॉइंट्स हासिल किए हैं। आदित्य के पास 700 डेस्टिनी पॉइंट्स हैं। दिलचस्प है, आदित्य अचानक हंस पड़ा। आदित्य को अचानक हंसता देख प्रिया चौंक गई। किसी कारण से उसे हंसते हुए देखकर गुस्सा आ गया। तुम क्यों हंस रहे हो? अपनी जिज्ञासा को रोक पाने में असमर्थ प्रिया ने पूछा। आदित्य ने दुष्ट मुस्कान के साथ प्रिया को देखा।
वह जानता था कि राहुल की सर्वोच्च प्राथमिकता शैतान के जहर से निपटना होगी। राहुल जल्द ही आदित्य की हवेली पर हमला नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अगर राहुल ये दृश्य देखेगा तो उसकी प्रतिक्रिया मज़ेदार होगी, आदित्य ने टिप्पणी की। इन शब्दों ने स्वाभाविक रूप से प्रिया को परेशान कर दिया और उसने उसे घूरकर देखा। उसके नाराज चेहरे को देखते हुए आदित्य ने कहा, मैंने सुना है कि राहुल ने जंगल में 3 महान जनजातियों के साथ गठबंधन किया है। ये जनजातियां वास्तव में उदार हैं क्योंकि प्रत्येक जनजाति की एक सुंदरी राहुल से सगाई कर चुकी है। क्या ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता? प्रिया उन शब्दों को सुनकर चौंक गई। तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में तुमसे झूठ बोलना चाहिए? ये सर्वविदित है कि लिन फैंग इन महान जनजातियों की 3 उत्तराधिकारियों से जुड़ा हुआ है। उसकी सेवा में 3 सुंदरियां हैं। मुझे यकीन है कि वह अब तक तुम्हें भूल चुका होगा। वह स्वर्ग में रह रहा है तो अब वह तुम्हारी तलाश क्यों करेगा? आदित्य बोला। उसके शब्द प्रिया के शरीर में गूंज उठे। हालांकि उसने सहज रूप से जवाब दिया, मुझे खुशी है कि वह सुरक्षित और खुश है। वे शब्द आधे मन से बोले गए थे, लेकिन आदित्य प्रिया की आंखों में देखते हुए चुप रहा। उसने अचानक प्रिया का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। प्रिया ने अपनी कमर पर आदित्य के हाथों को महसूस करते हुए हौंफते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम भी उसे मिस नहीं करोगी, आदित्य ने प्रिया के कान में बुदबुदाया। उसकी गर्म सांस प्रिया की गर्दन को छू गई और उसके पूरे शरीर में उत्तेजना के साथ झुनझुनी होने लगी। प्रिया को रोमांच महसूस होने के साथ ही शर्मिंदगी भी महसूस हुई। हालांकि उसे जल्दी ही समझ आ गई और उसने अपनी बाहें हिलाते हुए विरोध किया, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। आदित्य ने उसकी कमर पर हाथ फेरना जारी रखा और उसके विरोध को अनसुना कर दिया। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए मेरी प्यारी नौकरानी, आदित्य ने बड़बड़ाया। प्रिया को अपनी वर्तमान स्थिति याद आई और उसका दिमाग जम गया। आदित्य ने उसे छोड़ने से पहले कुछ देर तक उसे चिढ़ाया। उसे जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, आदित्य ने बुरा सोचा। आदित्य को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिला। इसे देखते ही आदित्य समझ गया कि उसने अभी अभी प्रिया को परेशान करके 50 डेस्टिनी पॉइंट्स हासिल किए हैं। मुझे वो फल खिलाना शुरू करो, आदित्य ने दबंगई से आदेश दिया। प्रिया ठीक से सोच नहीं पा रही थी और उसने वैसा ही किया जैसा आदित्य ने कहा था। उसने उसे छिलके वाले संतरे और दूसरे फल खिलाए। अध्याय 9 थंडरिंग हेमलॉक वुड्स। कुछ समय बाद प्रिया आदित्य के साथ उसके कमरे में चली गई और फिर उसे निकाल दिया गया। क्या भाई, राहुल सच में मुझे भूल गया है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए रोना शुरू कर दिया। उसकी छींकों के कारण उसका तकिया जल्द ही भीग गया। उस रात प्रिया ने एक सपना देखा। उस सपने में उसने राहुल को अपनी 3 पत्नियों के साथ एक आनंदमय जीवन जीते हुए देखा। अगली सुबह वह एक उदास चेहरे के साथ उठी। उसे याद आया कि उसके सपने के हकीकत में बदलने की बहुत संभावना थी। इस बीच आदित्य ने अपने 500 डेस्टिनी पॉइंट का उपयोग रॉयल फैमिली की सबसे अच्छी साधना तकनीक सीखने के लिए किया, सोआरिंग ड्रैगन कल्टीवेशन तकनीक। वास्तव में सोआरिंग ड्रैगन कल्टीवेशन तकनीक सीखने के लिए केवल 200 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता थी। आदित्य ने इस तकनीक को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए 300 और डेस्टिनी पॉइंट का उपयोग किया। एक साधना तकनीक के स्तरों के बीच गुणात्मक अंतर था। अवशोषण की गति, ऊर्जा की शुद्धता और शारीरिक वृद्धि स्तर उन्नति के माध्यम से प्राप्त कुछ लाभ थे। सोआरिंग ड्रैगन कल्टीवेशन तकनीक के तीसरे स्तर के लिए 1000 डेस्टिनी पॉइंट की आवश्यकता थी। हालांकि इस स्तर पर पहुंचने के बाद आदित्य के मेरिडियन बदल जाएंगे। वे शुद्ध क्यूई द्वारा दृढ़ हो जाएंगे और भी अधिक क्यूई धारण करने के लिए काफ़ी चौड़े हो जाएंगे। आदित्य ने अपना शेष समय सोआरिंग ड्रैगन कल्टीवेशन तकनीक के अभ्यस्त होने में बिताया। वह आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण के करीब पहुंच रहा था। फिर उसने राहुल के साथ स्थिति के बारे में गहराई से सोचा। राहुल को अपनी पत्नी की मृत्यु में देरी करने के लिए अपनी पवित्र क्यूई का उपयोग करना चाहिए था, लेकिन इससे उसे केवल 7 दिन मिलते हैं। ये दर्शाता है कि उसके पास शैतान के जहर से निपटने के लिए 7 दिन हैं, वांग जियान ने कहा। आदित्य को इस बात का कोई भ्रम नहीं था कि राहुल इस शैतान के जहर का इलाज नहीं कर सकता। उसे यकीन था कि राहुल कोई उपाय सोचेगा और उसे जल्दी से लागू करेगा। वह 9 स्वर्गीय बिजली तलवार निश्चित रूप से इस कार्य में उसकी सहायता करेगी। निश्चित रूप से राहुल को पता चला कि 9 स्वर्गीय बिजली तलवार में दूसरी प्रकार की बिजली शैतान शुद्ध नीली बिजली है। दूसरी प्रकार की बिजली को अनलॉक करने के लिए लिन फैंग को शुद्ध बिजली गुण रखने वाले 9 मूल जानवरों का वध करना पड़ा। दूसरी प्रकार की बिजली को जगाने के लिए उसे जानवरों के खून में तलवार को नहलाना पड़ा। इस समय राहुल और प्रियंका नाइट डैगर कबीले के पास एक विश्राम गृह में रह रहे थे। जब राहुल प्रियंका के साथ अपने कबीले के ठिकाने पर पहुंचे तो अतुल दास बहुत खुश हुए। इससे साबित हुआ कि वांग जियान की रणनीति पूरी तरह से काम कर गई। हालांकि अतुल दास ये जानकर चौंक गए कि प्रियंका को शैतान के जहर ने मारा था। अतुल दास जानते थे कि यह आदित्य की रणनीति होगी और उनका खून ठंडा हो गया। एक अनुभवी हत्यारे के रूप में वह अनंत रहस्यमय साम्राज्य के अधिकांश जहरों से परिचित थे और यह जहर उन्हें सबसे ज्यादा डराता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जहर का अभी तक कोई इलाज नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य के पास यह भयानक जहर होगा। इसके अलावा ये रणनीति तभी काम कर सकती थी जब दूसरे कबीलों में भी ऐसे गद्दार हों जो आदित्य के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहे हों।
अतुल दास को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसके अपने कबीले में भी ऐसे गद्दार हो सकते हैं। उसने राहुल की स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में सोचते हुए अपने सदस्यों पर नजर रखने का फैसला किया। वह जानता था कि इस समय राहुल को परेशान करना एक बुरा विचार होगा। उसके साथ एक ठोस रिश्ता बनाने का यह सही मौका था। हालांकि अतुल दास भी अपने कबीले के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहता था। प्रियंका एक चलता फिरता टाइम बम थी। अगर वह कबीले के अंदर रहते हुए फट गई तो पूरा कबीला खत्म हो जाएगा। लिन फैंग ने अतुल दास की दुविधा को देखा और सुझाव दिया, हमें जनजाति के बाहरी इलाके के पास एक विश्राम गृह दें और एक सदस्य को प्रियंका की ज़रूरतों का ख्याल रखने का आदेश दें। इस तरह विस्फोट के दौरान आपकी जनजाति प्रभावित नहीं होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से हवा को साफ करूंगा और जहर को इस दिशा में आने से रोकूंगा। अतुल दास को लगा कि लिन फैंग का सुझाव काफी उपयुक्त था। सौभाग्य से ऐसे वफादार सदस्यों की कोई कमी नहीं थी जो नाइट डैगर कबीले के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। अतुल दास ने एक योद्धा का चयन किया और उसे प्रियंका की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया। यह एक महिला सदस्य थी जो अतुल दास के बहुत करीब थी। राहुल इस सेवा से संतुष्ट लग रहा था और कुछ ही देर बाद वहां से चला गया। वह थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में घूमते हुए ओरिजिन रियल में जानवरों की तलाश कर रहा था। ये मेलो मैग्नोलिया वुड्स के ठीक बगल में थे जहां 3 महान जनजातियां रहती थीं। इस थंडरिंग हेमलॉक वुड्स को निषिद्ध जंगल माना जाता था क्योंकि लॉर्ड रैंक के एक जानवर ने इस पर शासन किया था। ये जानवर गोल्डन फ्लेमिंगो है। यह एक सुंदर छोटा पक्षी है, लेकिन इसके छोटे शरीर के अंदर जबरदस्त शक्ति है। ये गोल्डन फ्लेमिंगो थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में अपनी तरह का एक है और इस जंगल के सभी जानवरों पर राज करता है। थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में स्वाभाविक रूप से अन्य फ्लेमिंगो भी हैं, लेकिन उनके रक्त की तुलना गोल्डन फ्लेमिंगो से नहीं की जा सकती। ये प्रकृति का एक विचित्र प्राणी है। इस गोल्डन फ्लेमिंगो की बिजली का विरोध करना असंभव माना जाता है। ये बिजली अद्वितीय लाल रंग की होती है और इसमें विनाश का नियम होता है जो इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। इसके अलावा थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में जानवरों की शक्ति मेलो मैग्नोलिया वुड्स के जानवरों की तुलना में बहुत अधिक है। मेलो मैग्नोलिया वुड्स में जानवर मनुष्यों के खिलाफ एकजुट रहते हैं क्योंकि उन्हें शहर और 3 जनजातियों में मौजूद ताकतों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। हालांकि थंडरिंग हेमलॉक वुड्स अलग है। जानवरों के लिए जीवित रहने का एक नियम है। केवल सबसे आक्रामक और मजबूत जानवर ही इस भयंकर प्रतिस्पर्धा में जीवित रहते हैं। इस प्रकार मेलो मैग्नोलिया वुड्स में स्पिरिट रियल्म बीस्ट साम हैं, जबकि ओरिजिन रियल्म बीस्ट शायद ही कभी पाए जा सकते हैं। अध्याय 10 मालिश। राहुल जानता था कि केवल थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में ही उसे बिजली के गुणों वाले 9 मूल क्षेत्र के जानवर मिल सकते हैं। आदित्य को अतुल दास के माध्यम से थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में राहुल के जाने की सूचना मिली। अतुल दास ने अपने पत्र में आगे बताया कि राहुल थंडरिंग हेमलॉक वुड्स में मूल क्षेत्र के बिजली के जानवरों के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। तो वह वास्तव में अपनी तलवार को उन्नत कर रहा है। उस तलवार में प्रियंका का इलाज करने की शक्ति होनी चाहिए, आदित्य ने फुसफुसाया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने सोचा, इन जनजातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ये सही समय है। आदित्य ने अतुल दास को एक संदेश भेजा, आज रात सुखद मेपल खड में आओ, मुझे तुम्हारे साथ गहन चर्चा करने की आवश्यकता है। जब अतुल दास ने आदित्य के निर्देश पढ़े तो वह हैरान रह गया। उसने आदित्य के इरादों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि आदित्य शायद उससे छुटकारा पाने की योजना बना रहा था। इस संभावना ने उसे बहुत डर से भर दिया। हालांकि उसने इस संभावना के बारे में और सोचा और महसूस किया कि वह शायद बहुत ज्यादा सोच रहा है। आदित्य को नाइट डैगर कबीले के नवीनतम ठिकाने के बारे में पहले से ही पता था। हो सकता है कि उसने पिछली बार की तरह ही उस ठिकाने के अंदर घुसकर फेंजेन को मार दिया हो। इस प्रकार अतुल दास ने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया और आदित्य के निर्देशों का पालन किया। टिल्ड। इस बीच आदित्य अपने कमरे में वापस आ गया और प्रिया को पुकारा। आदित्य के कमरे में बुलाए जाने पर प्रिया नाराज लग रही थी। उसने उससे पूछा, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पैरों की मालिश करो, आदित्य ने सपाट ढंग से जवाब दिया। यह आदेश सुनकर प्रिया ने अपने दांत पीस लिए। उसने विरोध करते हुए कहा, मुझे मालिश करना नहीं आता, मुझे परवाह नहीं है, बस हल्के से मेरे पैर दबाओ, आदित्य ने दबंगई से आदेश दिया। प्रिया क्रोधित लग रही थी। उसने कहा, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुरंत रुक जाऊंगी। आदित्य ने यह धमकी सुनकर मजे में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हो, सच में? हाँ, प्रिया बोली। उसे इस समय किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। ये जानकर कि लिन फैंग 3 महान कुलों के साथ सुरक्षित और स्वस्थ है, उसे मन की शांति मिली, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आदित्य अब राहुल की मौत का इस्तेमाल उसे अपनी आज्ञा मानने के लिए धमकाकर नहीं कर सकता। अगर सबसे बुरा हुआ तो वह बस अपनी जीभ काट सकती है और मर सकती है। आदित्य ने तुरंत प्रिया की आंखों में भाव देखकर उसके इरादे समझ लिए। कितनी भोली भाली लड़की है, उसके साथ खिलवाड़ करना वाकई मजेदार है, आदित्य ने सोचा। प्रिया के चेहरे पर धार्मिक आक्रोश की झलक ने आदित्य की उसे भ्रष्ट करने की इच्छा को और बढ़ा दिया। जरूर, जब तक तुम ईमानदारी से मालिश करोगी मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, आदित्य ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया। प्रिया को ये शब्द सुनकर थोड़ी राहत मिली और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। आदित्य ने प्रिया के बैठने के लिए थोड़ी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा सरका।
वह आदित्य के बिस्तर के किनारे बैठ गई और उसके पैरों की मालिश करने लगी। मालिश के किसी तरीके को न जानने का उसका दावा झूठा लग रहा था क्योंकि आदित्य को अविश्वसनीय आनंद का अनुभव हो रहा था। उसे संदेह था कि वह इतनी गहराई से मालिश करने में सक्षम है। यहाँ तक कि प्रिया भी शांत हो गई क्योंकि उसने देखा कि आदित्य वास्तव में मालिश का आनंद ले रहा था। वास्तव में आदित्य इंतजार कर रहा था। वह प्रिया के अपने बचाव को कम करने का इंतजार कर रहा था। प्रिया ने अपने बचाव को कम किया, लेकिन केवल आधे घंटे के बाद आदित्य के दाहिने हाथ ने अचानक प्रिया के दाहिने हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और वह विरोध करने से पहले ही उसके बिस्तर में खींच ली गई। क्या आदित्य प्रिया के कामुक शरीर के ऊपर लेटा हुआ था क्योंकि दोनों बिस्तर पर विशेष रूप से कामुक स्थिति में थे। प्रिया के स्तन उसकी चौड़ी छाती से दब गए क्योंकि आदित्य ने अचानक उसके शरीर को गले लगा लिया। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? प्रिया ने गुस्से से चिल्लाया। इस समय उसे गुस्सा और अपमान महसूस हो रहा था। कोई आदमी उसे इतनी बेशर्मी से कैसे छू सकता है? हालांकि आदित्य को उसके विरोध की परवाह नहीं थी और उसने उसे बिस्तर पर दबाते हुए फुसफुसाया, तुम बहुत ही आकर्षक हो। अगर तुम्हारी खास काया नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी खा जाता। प्रिया उन शब्दों को सुनकर भयभीत हो गई। भय के कारण उसकी हृदय गति तेज हो गई और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। यह एक आकर्षक हरकत थी जो किसी भी आदमी के दिमाग को विकृत कर सकती थी। सौभाग्य से यह आदित्य था। उसने खुद को नियंत्रित किया क्योंकि वह प्रिया को भ्रष्ट करने की अपनी सही योजना को बर्बाद नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, कृपया मत करो, प्रिया ने दुखी होकर विनती की। आदित्य इस दृश्य को देखकर उत्साहित लग रहा था और बुदबुदाया, मैं तुम्हें आज जाने दूंगा, लेकिन अपनी हैसियत मत भूलना। तुम मेरी दासी हो। यह मत भूलना कि राहुल तुम्हें पहले ही भूल चुका है। वह अपनी 3 सुंदरियों के साथ जीवन का आनंद लेने के लिए तुम्हें अपने दिमाग से निकाल चुका है। पहले तो प्रिया बहुत खुश हुई और प्रसन्न हुई जब उसे पता चला कि आदित्य आज उसके साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि उसके बाद के बयानों ने उसे बहुत निराश किया। आदित्य ने तृप्त भाव से उसके कमरे को छोड़ दिया और पीछे एक व्याकुल प्रिया को छोड़ दिया। 3 घंटे बाद आदित्य प्लीजेंट मेपल रेवन पहुंच गया। उसने देखा कि अतुल दास एक पेड़ के तने पर बैठा था जिसे काफी साफ सुथरा काटा गया था। उसके बगल में एक और साफ पेड़ का तना था और आदित्य उसके पास गया। प्रणाम भगवान आदित्य, अतुल दास ने सम्मानपूर्वक कहा। आदित्य ने अभिवादन के जवाब में सिर हिलाया, लेकिन उसने फेन जेन की स्पष्ट आशंका को समझ लिया। स्थिति क्या है? आदित्य ने सवाल किया। जाहिर है प्रियंका मिरेकल एंजल ट्राइब में अपनी चोटों से उबरने के दौरान डेविल वैनम का शिकार हो गई है। मिरेकल एंजल ट्राइब उसे ठीक करने में विफल रही और उसे मारने का सुझाव दिया। राहुल ने प्रियंका को मिरेकल एंजल ट्राइब से जबरदस्ती बाहर निकाला और यहां पहुंचा, अतुल दास ने समझाया। हम क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स के ठिकाने में राहुल पर हमला करने की वह रणनीति सफल रही। राहुल सोच रहा होगा कि क्रिम्सन मैमथ वॉरियर्स में कोई मेरे साथ सहयोग कर रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि तुम्हारे कबीले में रहना सबसे अच्छा होगा, आदित्य ने तीखी मुस्कान के साथ विस्तार से बताया। अतुल दास आदित्य के विश्लेषण से सहमत थे। राहुल ने थंडरिंग हेमलॉक वुड्स की ओर जाने से पहले कुछ शर्तों का उल्लेख किया। मैं समझ गया, आदित्य ने शांति से जवाब दिया। अब से जैसा मैं कहूं वैसा ही करो, आदित्य ने शैतानी मुस्कान के साथ जोर दिया। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।